सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र। नमस्कार प्रोफेसर, लीजिए अब वो मंजिल आ गई जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था। तो प्रोफेसर, ये 12वां ज्योतिर्लिंग गृहनेश्वर महादेव टेम्पल, यानी कि 12वां ज्योतिर्लिंग। 11 ज्योतिर्लिंग जो आपने ऑफलाइन किए, आपने किसी को नहीं दिखाया, लेकिन 12वां ज्योतिर्लिंग, और हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था इस चीज़ का कि आप क्या दिखाने जा रहे हैं। और सबको पता है, हम सब व्यूवर्स को पता है कि आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। तो प्रोफेसर, यानी कि देखते हैं, फिर यूट्यूब पे भी हम देखेंगे कि किस ने आपको अच्छे से रिप्लाई किया कि आप यहाँ तक पहुँचने वाले हैं, गृहनेश्वर महादेव टेम्पल। तो साथ ही में कैलाश टेम्पल भी है, तो वो भी देखेंगे हम। तो गृहनेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शेफाली जी, हमको इंतज़ार था, बिल्कुल सभी लोगों ने कमेंट किए होंगे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं जी। और जिन्होंने सही कमेंट किया हम उसको इनाम भी देंगे। गृहनेश्वर महादेव टेम्पल में जा रहा हूँ और इसके पीछे ही कैलाश मंदिर है, हम कैलाश टेम्पल भी जाएंगे। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, 12वां ज्योतिर्लिंग है ये, और इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमें क्रोस्टी है इसको देखने की। पहले हम माथा टेकने जाएंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे कैलाश टेम्पल है, वहाँ भी हमने जाना है। ये बहुत पुराना मंदिर है कैलाश टेम्पल, और कुछ कहते हैं कि इनको किसी ऐसे औजार से बनाया गया है जो कि आज तक नहीं मिला, कोई एक दिन से बनाया गया, कुछ बोलते हैं। चलो पहले हम गृहनेश्वर महादेव टेम्पल के दर्शन करते हैं, फिर शेफाली जी हम आगे चलेंगे। पहले हम फूल वगैरह ले लेते हैं, फूल वगैरह लेके चलते हैं, माथा टेकते हैं। इनकी परंपरा है गृहनेश्वर महादेव की, यहाँ पे फूल का बहुत बड़ा महत्व है, खुशियों का बहुत बड़ा महत्व है शेफाली जी। यहाँ पे कहते हैं कि जिसकी औलाद नहीं होती वो अगर यहाँ पे आकर माथा टेके तो औलाद हो जाती है। इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, पहले हम माथा टेकते हैं। जी चलिए प्रोफेसर। शेफाली जी, बाहर से देखते हैं कितने छोटे छोटे दरवाजे हैं। ये मेन दरवाज़ा है अंदर जाने का जी, और हम इस दरवाजे से अंदर जाते हैं। कैमरा तो अलाउड नहीं है, कैमरा इसके कि कैमरा अंदर लेके जाना, कोई पिक्चर खींचना अलाउड नहीं है। हम कैमरा बाहर छोड़कर जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। चलो शेफाली जी चलते हैं। जी शेफाली जी, अब हमने माथा तो बहुत अच्छा से टेका। ये जो इसका ना कहते हैं कि लाल पत्थर से बना हुआ है, तो गृहनेश्वर महादेव कहते हैं ये सब जो पत्थर लगा हुआ है लाल रंग का पत्थर लगा हुआ है। हमने देखा बिल्कुल लाल रंग का पत्थर लगा हुआ है। देखा शेफाली जी, इस मंदिर में खासियत क्या थी? ईशान कोण जितने भी हम मंदिर देखते हैं, ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट इस मंदिर का भी पूरा का पूरा खाली है, बहुत बड़ा खाली छोड़ा हुआ है। वहाँ पे कहते हैं कि आप खड़े होकर माथा टेकिए तो बहुत अच्छा जो आपको मांगने आए हो वो पूरा होता है जी। हमने यहाँ पे ये देखा। और देखिए छोटे छोटे दरवाजे थे, 4 दरवाज़ों का मतलब भी आप कहते हैं कि 4 दरवाज़ों का कुछ मतलब होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन चलो चलते हैं। पहले हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, सुबह से चले हुए हैं, भूख भी लग गई है, खाना खाते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी प्रोफेसर कहते हैं कि दर्शनों की अभिलाषा हर इंसान को रहती है, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग, 11 तो आपने ऑफलाइन कर लिए, ये 12वें की इतनी क्यूरियोसिटी थी। हमें पता ही नहीं था कि 1600 लुधियाना से अगर 1600 किलोमीटर चले तो गृहनेश्वर महादेव टेम्पल आता है। शायद बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जिन्होंने आपको बताया होगा। मुझे लगता है कि वो अब आपसे गिफ्ट लेने के भागीदार बन चुके हैं, क्योंकि प्रोफेसर साथ ही में कैलाश टेम्पल है, तो उसके बारे में भी हम रहस्य जानेंगे आपसे। बहुत सारे सीक्रेट हैं जो आपने अपने दिल में दबा कर रखे हैं, इसलिए हमारे शो का जैसे नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, यानी कि हमारा यही मंतव्य है, इस प्रोग्राम का यही मंतव्य है कि हम आपको
छोटे छोटे सीक्रेट्स बताएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकें और अपने ढंग से जी पाएँ। तो प्रोफेसर साहब ये पहले शेफाली जी हम खाना खाते हैं, कहीं जी, रुकते हैं, जी। फिर आगे चलते हैं। शेफाली जी ये कैलाश टेम्पल के नाम पे कैलाश होटल है, जी। इसमें चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बनाया है और कैसा बना है, खाना कैसा मिलता है। चलो चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। चलिए प्रोफेसर साहब, आज तक तो आपने अपनी हमेशा डाइट बताई है कि मैं ऐसे खाता हूँ ऐसे करता हूँ, लेकिन आज कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे कि आप क्या ऑर्डर करते हैं, क्या मंगवाते हैं और क्या खाते हैं। शेफाली जी मैं तो बाहर आके सिंपल पीली दाल का तड़का मंगवाता हूँ और कोई हरी सब्जी मिल जाए, जैसे मिक्स वेज वगैरह मिल जाए बगैर ऑयली, वही खाते हैं। ठीक है, चलो खाते हैं। जी जी प्रोफेसर साहब, अब हमारी दूसरी मंजिल जो है वो कैलाश टेम्पल है, हम उसके सामने खड़े हैं। तो देखने में तो प्रोफेसर साहब इतना खूबसूरत मंदिर है, तो इसका रहस्य क्या है? शेफाली जी ये बाहर से अभी मैंने देखा, अंदर चल के देखते हैं क्या है। देखिए शेफाली जी, इसके बारे में लोगों का बहुत कहना है, बहुत लोगों ने कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला। ये एक पत्थर से बना हुआ है जी। और ये कम से कम अगर अब हमको बनाने लगे तो कम से कम कहते हैं कि 10,000 मजदूर लगे जी। और 500 साल लगते हैं इसको बनाने में। जी। 10,000 मजदूर दिन रात काम करें और 400-500 साल लगेंगे इसको बनाने के लिए। इतना बड़ा मंदिर है शेफाली जी। जी। और शेफाली जी इसके बारे में मैं आपको ये भी समझाता हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसको एक दिन में बनाया गया, कुछ लोग कहते हैं कि एलियन की सहायता से बना, कुछ लोग कहते हैं कि ये इनमें इतना पत्थर निकला जो अभी तक पत्थर अगर इसको निकालें कम से कम 4-5 पहाड़ हो जाएंगे। वो कहाँ फेंका गया, दूर दूर तक पत्थर नहीं था। कुछ लोगों का कहना ये भी है कुछ ऐसे औजार से बनाया गया जो कि बनाते गए और जो पत्थर था वो खुरता गया, भाप बन के उड़ता गया, कुछ ऐसे थे। जी जी प्रोफेसर साहब, और मैंने यहाँ तक सुना है कि ये जो मंदिर है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। यानी कि अगर हम घर बनाते हैं तो उसकी नींव नीचे से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर तक जाता है, लेकिन ये मंदिर ऐसा मंदिर है ऊपर से नीचे तक बनाया गया। लेकिन हम भी सबसे पहले फिर ऊपर ही चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, फिर नीचे देखेंगे कि कैसे कैसे इसकी बनावट की गई। बिल्कुल शेफाली जी, बिल्कुल चलते हैं, हम देखते हैं। कैप सिर के ऊपर ले लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हमारा तो टेम्परेचर वहाँ पे 3 डिग्री 4 डिग्री चल रहा है पंजाब में, जहाँ पे हम रहते हैं लुधियाना में, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर हमें 35 के करीब लग रहा है। बहुत पसीना आ रहा है। शूटिंग करनी शेफाली जी कितनी ज़्यादा कठिन है, धूप में चल के आना। लेकिन चलो कैप पहले पहनते हैं, चलते हैं हम ऊपर। जी जी चलिए प्रोफेसर। शेफाली जी देखिए, यहाँ पे ऐसे लगता है हम पहाड़ी इलाके में कहीं पे चले हुए हैं। ये लगता नहीं ये मैदानी इलाका है या पहाड़ी एरिया। वैसे शेफाली जी मुझे ऐसा लग रहा है जिसने भी ये बनाया तब के पहले कारीगर बहुत ज़्यादा दिमागी हुआ करते थे। अगर मैं ड्राइंग बनाऊँ, मैं भी एक ड्राइंग बनाऊँ, एक पहले मंदिर बना लूँ, जैसे कि मैं पहले मंदिर बना लूँ, फिर मैं बोलूँ भी ये पहाड़ है इसको काटने में ऊपर से बनाऊँगी। ऊपर से मैंने पहले शेर बनाने हैं, फिर नीचे आना गुम्बद बनाना, फिर नीचे नीचे उसको गुम्बद की इतनी कटाई करनी है, फिर नीचे हमने इतनी कटाई करनी है। क्योंकि बहुत बड़ा जो डिज़ाइनर था, कितना दिमाग का तेज़ था, उसने ऊपर से नीचे की ओर बनाया, वैसे वैसे पत्थर को काटा। और मेरे ख्याल में शेफाली जी ये जो कहते हैं ना पहाड़ बन के भाप बन के उठ गया, कोई ऐसे औजार थे, ऐसा बिल्कुल नहीं मुझे लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी खाइयाँ थी पहले यहाँ पे खाइयाँ थी, अब मैदानी इलाका है। सामने देखिए आप, जहाँ पे हम ये देखिए सामने आपको पार्क दिखाई दे रहा है, जो लोग आ रहे हैं चल के। जी बिल्कुल देख रहे हैं ना, ये लोग चल के आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो खाई होंगी ना, तो जितना पहाड़ काटा गया ये सारी खाई भर दी गई होगी, ये मैदानी इलाका बनाया गया होगा। देखिए या तो ये हो सकता है, या फिर मुझे शेफाली जी ये भी लगता है कि इसके पीछे कोई नदी या बहुत बड़ी नहर चल रही होगी, उसमें पत्थर फेंके जा रहे होंगे, वो चलते जा रहे होंगे, उसमें जो जितने कंकर जितने भी है धीरे धीरे वो बहते गए होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि शक्ति से, या अगर मैं प्रैक्टिकल अगर मैं साइंटिफिक रीजन की बात करता हूँ तो साइंटिफिक रीजन से बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे खाइयाँ थी बहुत बड़ी बड़ी जिसको भरा गया, और या तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा दरिया बहता होगा पानी का, जिसमें इस पत्थर को फेंका गया होगा। वो धीरे धीरे बहते गए, छोटे छोटे पत्थर काट काट के। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की कटाई करते हैं, तराशते हैं, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो तो पानी के साथ ही बह गए होंगे। बहुत बड़ा दरिया हो सकता है यहाँ पे।
क्योंकि शेफाली जी बहुत बड़ी यहाँ पे कहते हैं ना, हर इंसान की जैसी सोच होगी वैसे ही बोलेगा। मुझे ऐसा लगता है, आपका क्या कहना है? जी प्रोफेसर साहब, हम ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं अभी, तो प्रोफेसर साहब ये देखिए कि यहाँ पे 4 स्तंभ बना रखे हैं इन्होंने। ये 4 स्तंभ की भी हमारे भारत देश में बहुत महानता है कि 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रतीक होते हैं। तो प्रोफेसर आपने देखा कि यहाँ पे गज है, एक तरफ गंगा जी की मूर्ति, एक तरफ सरस्वती माँ की मूर्ति, और प्रोफेसर सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक तरफ भगवान शिव की मूर्ति है और एक तरफ भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो इसकी महत्वता कुछ समझाइए प्रोफेसर। ये भगवान शिव की जो मूर्ति है वो वेस्ट फेसिंग है और जो भगवान विष्णु की मूर्ति है वो ईस्ट फेसिंग है। ऐसा क्या ज्योतिष इतनी पुरातन है कि जैसे कि आप बोलते हैं ज्योतिष जो है वो ज्योत का ज्ञान है, ज्योतिष आदि अधूरी अब है लेकिन तब पूर्ण थी। क्या ऐसा था कि उनको हर चीज़ के बारे में, अगर ये मंदिर की बात करें ये भी ज्योतिष के हिसाब से बना हुआ है? देखिए शेफाली जी, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है, हमें ज्ञान नहीं है। मुझे भी ज्ञान नहीं था इस बात का, लेकिन अब जाके पता चलता है कि यहाँ पे जो मूर्ति बनाई गई है शिव की वो वेस्ट की ओर है। हम अगर शिव भोले बाबा को माथा टेकते तो वेस्ट की ओर फेस करना पड़ता है जी हमें, और अगर हम विष्णु भगवान को माथा टेकते हैं तो हमें ईस्ट की ओर मुख करना पड़ता है जी। लेकिन इसका मतलब ये है कि मृत्यु का देवता ऐसे ही नहीं बोला गया जी। मृत्यु का देवता ऐसे ही नहीं बोला गया, क्योंकि मृत्यु का देवता तभी बोला जाता है कि जब हमें कहते काल का देवता, मृत्यु का देवता भोले बाबा को ही बोला गया है, भोले शंकर को बोला गया है। यम के देवता शिव नगरी में वास है, जिसकी मृत्यु आनी है वो भगवान भोले शंकर जाते हैं, उनको हर लेते हैं, ठीक है। लेकिन तभी तो कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करो, आपको बख्श देंगे, ठीक है, जितनी भी आपकी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। इसलिए शेफाली जी, वेस्ट की ओर अगर आप माथा टेकते हो तो आपका मुख वेस्ट की ओर आता है, और जो भोले शंकर है उनका मुख ईस्ट की ओर आता है। और जैसे ही विष्णु भगवान, देखिए विष्णु भगवान, जब हम विष्णु भगवान को माथा टेकते तो हमारा मुख जो ईस्ट की ओर आता है, लेकिन विष्णु भगवान का मुख है वो वेस्ट की ओर है। देखिए हम ये क्या समझाना चाहते हैं और हम क्या समझ रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन पुराने मंदिरों की परंपरा है, कुछ ना कुछ सिखा के जाते थे। जब कोई इंसान आता था, जब कोई ऋषि मुनि आते थे, उसको समझा के जाते थे, लेकिन वो कैसी बुद्धि लेकर जा रहा है, कैसे समझ रहा है, उनको नहीं पता। प्रोफेसर माफ़ी चाहती हूँ, अगर हम अपने लगन की बात करें, क्या लगन से ये जाना चाह सकता है कि हमारी डायरेक्शन कौन सी है? अगर मेष लगन है तो उसकी डायरेक्शन आप मंगल की वजह से साउथ की बोलेंगे, या 2 नंबर लगन वृष लगन है शुक्र देव की, आप क्या बोलेंगे, बुध की क्या बोलेंगे? यानी कि 1 से लेकर 12 लग्नों तक आप किस डायरेक्शन को ये लगन रिप्रेजेंट करेंगे? शेफाली जी, ये तो बहुत आसान सवाल है। जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ, ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो मेष लगन की होती है। मेष लगन ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जी। जो वृष लगन होता है वो साउथ को, दक्षिण को रिप्रेजेंट करता है, वृष लगन। और जो मिथुन लगन होता है वो वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है शेफाली जी। ऐसे ही जो कर्क लगन होता है वो नॉर्थ को करता है जी। और जो सिंह लगन आता है फिर ईस्ट को सिंह लगन रिप्रेजेंट करता है। ये राशियों है, राशियां कहते हैं ना, ये कौन से लगन को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे ही जो 5 नंबर लगन है, जैसे कि मैंने बोला 5 नंबर लगन ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व राशि है ना शेफाली जी। तो फिर ऐसे 6 नंबर राशि दक्षिण को करती है। तो फिर ऐसे ही 7 नंबर राशि वेस्ट को यानी कि पश्चिम को रिप्रेजेंट करती है, और 8 नंबर राशि तो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है जी। और वृश्चिक राशि हालांकि मंगल की राशि है पर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है जी, और 9 नंबर राशि अग्नि राशि फिर आ गई जी, तो फिर ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगी जी। तो फिर उसके बाद मकर राशि आ गई, वो दक्षिण को, जैसे कहते हैं साउथ को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही उसकी जो वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है वो कुंभ राशि आती है शनि की। तभी तो हम कहते हैं वेस्ट फेसिंग घर हो, कभी कभी उसको हम बोल देते हैं अभी इसका भी आप नीला कलर करवा लीजिए, ब्लू कलर करवाइए, कुछ एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं वास्तु के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वाइट करवाएं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो जो मीन राशि है
वो करती हैं, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। जी प्रोफेसर साहब, यानी कि अगर हमने घर लेना हो तो हम अपने लगन के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन हमें सूट कर रही है तो हम उस मुताबिक अपना घर ले सकते हैं, या ये चीज़ हमारी शादी किसी और के साथ हो रही है, हमें पता है कि उसका लगन ये है तो हमारे लिए अच्छा फल देगा या नहीं देगा, ये चीज़ें हो सकती हैं क्या? बिल्कुल शेफाली जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। अब देखिए ये पूरा का पूरा मंदिर का जो फेस है वो वेस्ट की ओर है। जी बिल्कुल बिल्कुल है ना, वेस्ट की ओर से बना हुआ है, और जो इसका मंदिर का जो ईस्ट फेसिंग है वो पहाड़ से ढका हुआ है। जी। जो वेस्ट है वो मैदानी इलाका है, मैदानी है ना वेस्ट। जी, तो जो ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो नॉर्थ ईस्ट इन्होंने खाली जरूर छोड़ा है, गुफाएं बना रखी हैं, नीचे बहुत बड़ा शहर है, नीचे जाने की अनुमति नहीं है, नीचे की गुफाएं बंद कर दी हैं इन्होंने। देखिए गुफा कितनी बड़ी बड़ी बनाई हुई है, नीचे की गुफा बंद कर दी है। लेकिन आपको पता है ये मंदिरों को पूजा नहीं जा रहा, खंडित कर दिया। क्यों खंडित कर दिया? क्योंकि इसका ईस्ट फेसिंग भारी था, नॉर्थ भारी था, वो वेस्ट खुला हुआ था, तभी इन मंदिरों की चर्चा नहीं हुई। हालांकि ये सबसे दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, ये कितना बड़ा, कितनी मान्यता है, लेकिन उजाड़ है, कोई भी फोटो खींच सकता है, कोई भी वीडियो बना सकता है। तो वो क्यों नहीं मानता हुई? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इसका भरा हुआ है। वास्तु कहीं ना कहीं जो जिसने बनाया उसने तो मंदिर का तो वास्तु कर दिया, लेकिन एरिया का वास्तु भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है शेफाली जी। देखिए नॉर्थ इसका बहुत ऊंचा है और ईस्ट इसका बहुत ऊंचा है, जो मंदिर है वो वेस्ट की ओर फेस है और डाउन है, तभी इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया, तभी टोटली सारी जितनी भी तस्वीरें थी तोड़ दी गई। कलाकृतियाँ देखिए कितनी खूबसूरत, देखिए छत के ऊपर देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृति लगी हुई है। आज की डेट में अगर हम किसी कारीगर को बोले तो मुझे लगता है कि 7 जन्म लग जाए तब भी ऐसी कलाकृति देखिए रंग जो है, देखिए अभी तक रंग इसके पूरे है, जो उसको खोदा गया उसने तोड़ दिया, लेकिन रंग अभी तक भी रेड कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है। जी प्रोफेसर, यानी कि इस मंदिर को औरंगजेब ने 20 साल लगा दिया तोड़ने में, लेकिन टूटा नहीं, लेकिन खंडित हो गई मूर्तियाँ। तो प्रोफेसर ये कैलाश टेम्पल अलोरा के औरंगाबाद ज़िले में, यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में ये मंदिर है। तो प्रोफेसर शायद हम छोटे थे तो सुनते थे कि अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, तो आज किताबों में पढ़ते थे। जी, आज देखने को नसीब हो गया। और मुझे लगता है कि आपके व्यूवर्स हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि यहाँ तक पहुँच पाए, और आप सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अगर आपने एक लाइव दर्शन करवाए लोगों को, मतलब बहुत अच्छा लगा कि ये यहाँ तक सोचने की हमारी ये क्षमता ही नहीं थी कि हम यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। शिवाली जी इसके अंदर जो शिवलिंग है ना, जो पुराना शिवलिंग है, वो पुराना शिवलिंग उसी पत्थर का, उसको तो तोड़ दिया गया था, लेकिन जो इर्द गिर्द पत्थर लगाए गए, अभी रेनोवेशन लगता है, ये रेनोवेशन हुई है इसकी, लेकिन जो शिवलिंग का पत्थर है वो पुराना है, क्योंकि उसका पत्थर का सेम पत्थर यही सेम है। तो देखिए कितना बड़ा, चलो हम भाग्यशाली हैं शेफाली जी, जो कि इनके दर्शन करते हैं, शिवलिंग के दर्शन करते हैं। चलो चलते हैं हम शिवलिंग के दर्शन करते हैं। तो वहाँ पे देखिए कितना अंधेरा, शेफाली जी देखिए ये कितना अंधेरा, यहाँ पे तो लाइट का कोई है ही नहीं है ना। और ऊपर से देखो ये कैसे अंदर लाइट की होगी, अंदर कैसे लाइट की होगी। मेरे ख्याल में पानी बाहर भरकर सूरज की रोशनी जाती थी, वो अंदर लाइट पानी भरते थे, तभी ये कलाकृति बनाई जाती थी मेरे ख्याल में। यानी कि प्रोफेसर ये जिस शताब्दी में बना होगा उस समय मुझे लगता है लाइट का प्रचलन नहीं हुआ होगा। तो पानी पहले भरते थे बाहर, पानी कैसे भरते थे, यहाँ पे कोई ना कोई दरिया चलता था, देखिए दरिया चलता था, तभी पानी था यहाँ पे। देखिए मेरी जो सोच, जो मेरी बुद्धि है, यही कहती है कि यहाँ पे कोई ना कोई बहुत बड़ा दरिया चलता होगा, आज से 4000 साल पहले या 20,000 साल पहले। वो दरिया में सभी पत्थर फेंके गए जैसे जैसे इसको बनाया गया, मुझे ऐसा लगता है। और ये बहुत पुराना मंदिर है। अगर कोई कहता है कि ये 2000 साल पुराना है, बिल्कुल भी नहीं 2000 साल पुराना, मुझे तो ये कम से कम 20,000 साल पुराना से भी ज़्यादा लग रहा है शेफाली जी। मुझ जितने में मैं टेंपल देखता हूँ, बहुत पुराने पुराने टेंपल देखता हूँ, मुझे शौक़ है सभी पुराने टेंपलों का, मुझे शौक़ है। पता क्यों शौक़ है शेफाली जी? जो पुराने लोग हैं मुझे बहुत पसंद है, प्रिय हैं, क्योंकि जो हम संस्कृति भूल गए हैं वो याद दिलाते हैं। पहले जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे बहुत ज़्यादा समझदार हुआ करते थे। मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में अगर नुकसान हुआ है
सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे भारत देश का। जी। देखिए, क्योंकि भारत देश का इसलिए नुकसान हुआ है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गद्दार हुए हैं, क्योंकि गद्दारों ने ये जगह दिखाई, जा के जैसे सिकंदर को जगह दिखाई कि आप ये मत यहाँ पे आके लड़ोगे, यहाँ पे बहुत सोना है। जितने बड़े बड़े मुगलों थे उनको जाके बताया गया यहाँ पे बहुत सोना है, यहाँ के लोग लड़ने में समशेष नहीं हैं, यहाँ के लोग भक्ति वाले हैं, भक्ति करते हैं। देखिए शेफाली जी, हमारे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि भारत बहुत पुराना, सबसे पुराना दुनिया में देश है। तो आज वो सबसे पीछे नहीं, मैं तो नहीं पीछे बोलूँगा क्योंकि ये पीछे होगा भी नहीं, क्योंकि इसके पास इतना ज्ञान है कि कोई दुनिया के इसके ग्रंथ अभी तक लेकर जितनी भी खोज करते हैं, हमारे ग्रंथों में पढ़कर खोज करते हैं, जितने भी वैज्ञानिक खोज करते हैं, आज जो हम भगवत पुराण में पढ़ते हैं वो हमारे मंदिरों में अभी हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो भगवत पुराण लिखी गई है वो भी कम से कम 10,000 साल पुरानी लिखी गई होगी। देखिए, जितने भी ग्रंथ हम लिखे गए हैं वो पुराने ग्रंथ हैं जो हम पढ़ते हैं। शेफाली जी, बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है हमारे भारत में। हम ही हैं जाके वो ढूंढ सकते हैं, हम ही हैं वो जाके ग्रंथ देख सकते हैं। तभी तो मैं पुराने मंदिर देखता हूँ। मुझे शौक़ है कि शायद कुछ इनमें से ज्ञान मिल जाए, वो मैं आपको बताऊँ। जी प्रोफेसर साहब, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगा रखा है, यानी कि तब ये रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम था प्रोफेसर साहब इतने साल पुराना। शेफाली जी देखो, पानी का पता ही नहीं चलता। कहते हैं बारिश होती है, यहाँ पे एक बूंद भी पानी पूरे मंदिर में नहीं टिकता। देखिए, इसके नीचे क्या पाइपें, कौन सी पाइपें लगाई होंगी, कैसा पत्थर, पाइप तो होती नहीं तब, पत्थरों की पाइपें बना के कहते हैं नीचे लगा रखी है। जो भी पानी है वो नीचे जाता है, नीचे जो शहर है, जो नीचे शहर बसता था, देखिए वो पानी से नहाता था, वही पानी से जो ऊपर से आता था, देखिए वो फिल्टर हो जाता था जैसे जैसे पत्थरों के साथ घिसटता था, जैसे जैसे पत्थरों के साथ चलता था। ऐसी सोच से बनाया गया मंदिर जो कि आज तक नहीं बन पाया किसी से भी। जी प्रोफेसर साहब, आपका ये कहना है कि जो पानी झरनों से अभी तक आता है वो पानी फिल्टर होता है, वो पानी शुद्ध होता है, उस पानी को हम पी सकते हैं। बिल्कुल शेफाली जी, कई बीमारियां दूर होती हैं। गंगा को हम पवित्र मानते हैं। गंगा कितनी दूर से आती है, जो गंगा के, देखिए गंगा का पानी जैसे कि ऐसे ही हमारे नर्मदा नदी में हमने देखी कितनी दूर से बहती हुई आ रही है। शेफाली जी देखिए, हमने कितना, हम भाग्यशाली हैं, इतना कुछ देखने को मिला। जी प्रोफेसर, कहते हैं कि गंगा में अगर स्नान किया जाए तो हमें फल मिलता है, लेकिन नम्रता को सिर्फ नमस्कार किया जाए तब भी फल मिल जाता है। देखिए तो हमने तो दो दफ़ा कर लिया। जी। शेफाली जी, बहुत सी बातें हैं जो हम कहते हैं कि भगवान हमें, पता नहीं क्या हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो कि हमें भगवान दिखाता है। जी प्रोफेसर, ये इतना लंबा सफ़र था, यानी कि 1600 किलोमीटर हम जैसे राजस्थान के रास्ते से आते हुए आए, तो हमने बीच में गाँव भी देखे। तो प्रोफेसर, हमने देखा कि जो गन्ने का रस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। हाँ शेफाली जी, देखिए गन्ने का रस से उन्होंने बैल लगाया हुआ था आगे। ये कुछ नया नहीं था प्रोफेसर। हाँ, आप भी गांव के रहने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे लगता है। हाँ नहीं, बिल्कुल शेफाली जी, बिल्कुल। मैंने देखा तो है, ये सहारनपुर में मैंने पहले देखा था। आज से छोटा होता, मेरी मासी सहारनपुर में रहती है, तो वहाँ पे मैंने देखा था। लेकिन बहुत देर के बाद ये चीज़ दोबारा से देखने को मिली है महाराष्ट्र में। गन्ने का रस कैसे, और गन्ने का रस कितना मीठा है शेफाली जी, ओहो मज़ा आ जाता है। ऐसा मीठा रस पंजाब में भी नहीं होता है। और देखिए ना, रास्ते में देखा एक बैल, जब हम शिरडी जा रहे थे। जी प्रोफेसर, अभी तो मैंने सिर्फ गांव की बात की है, तो अभी और ट्विस्ट खोलते हैं कि प्रोफेसर साहब अभी शनि शिंगणापुर भी गए थे और शिरडी धाम भी जाके आए हैं। तो प्रोफेसर, ये अनोखा सफ़र, इतना लंबा सफ़र, और आपका जो स्केड्यूल है वो इतना बिजी रहता है, फिर भी आपने समय निकाला अपने व्यूवर्स के लिए। क्या उनके दर्शन नहीं करवाएंगे आप शनि शिंगणापुर के, शिरडी साईं धाम के? चलो शेफाली जी, शनि शिंगणापुर चलते हैं हम। प्रोफेसर, शनि शिंगणापुर, इसकी बहुत महत्वता है, यानी कि शनि देव न्याय प्रिय हैं, जस्टिस हैं, न्याय करते हैं। तो प्रोफेसर, आप रास्ते में बता रहे थे कि मैं जब पहले आया था तो औरतें बहुत दूर से माथा टेकती थी और जेंट्स आगे जाके तेल चढ़ाते थे, लेकिन वो आजकल सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये देखिए प्रोफेसर, दूर से ही तेल चढ़ जाता है, सब कुछ ये सब कुछ ख़त्म क्यों हो रहा है? शेफाली जी, जैसे जैसे कहते हैं ना पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वैसे जो हमारे धार्मिक कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो पहले मैं आपको सच बताऊं तो पहले मेरे को नहा के धोती, काले रंग की धोती पहनाई गई थी, और काले रंग की धोती पहन के, और मैंने खुद ये शिला के ऊपर मैंने तेल खुद चढ़ाया था। आज तो शिला के पास
पास जाने नहीं देते। देखिए वो देखो, आप शिला के पास कहाँ जाने देते हो, आप बाहर से माथा टेकते हैं, अंदर से इधर से सामने आ गए। अब हम सामने खड़े हुए हैं, शिला के बिल्कुल नज़दीक खड़े हुए हैं। तो पहले ऐसे नहीं था शेफाली जी, पहले मैंने खुद सीढ़ियाँ चढ़ के उसके ऊपर तेल चढ़ाया। आज तो क्या क्या सब कुछ, वैसे तो लोटा ऊपर लगा रखा है गोल्ड का, वहाँ से तेल जा रहा है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले मैंने खुद यहाँ पे पंडित खड़ा होता था, वो भी तेल चढ़ाता था लोगों से पकड़ के, और मैं भी, जितने भी इंसान, जितनी भी औरतें थी वो सामने खड़ी होकर, जितनी भी स्त्री थी वो सामने खड़ी होकर सिर्फ दर्शन करते थे। जी प्रोफेसर साहब, ये शिला की बड़ी महत्वता है, शनि देव की ये शिला की इतनी बड़ी महत्वता है, तो इसका थोड़ा सा रहस्य जो है आप खोलेंगे कि ऐसा यहाँ पे ये क्यों? शेफाली जी, यहाँ के कहते हैं कि ये राजा विक्रमादित्य को ये शिला मिली थी। इस शिला में खून आ रहा था, तो राजा विक्रमादित्य ने इस शिला को देखा था, तो उन्होंने स्थापित किया था। कुछ लोगों का ये कहना है, अलग अलग कहते हैं ना कि जिसको जितना ज्ञान है उतने बारे में बताता है। तो उनको ऐसे लगा कि एक शिला में खून, तो ये बहती हुई ये शिला पानी के भीतर कैसे बह सकती है इतनी पत्थर की। तो पता चला कि वाकई में ये शनि का रूप है, इसलिए यहाँ पे स्थापित की गई, और इसलिए इसके बाद इसको पूजना शुरू कर दिया। ये शनि का ही रूप है। तो तभी भी इसलिए शनि का, आपको तो पता ही है, शनि देव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि आपके सामने जो भी आएगा वो भस्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे शनि देव की मूर्ति नहीं बनाएगी। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिला के ही दर्शन करते हैं। जी प्रोफेसर साहब, चलो देखते हैं आगे, छोटे छोटे और रहस्य खोलते जाएंगे आपके सामने। तो प्रोफेसर साहब देखिए कि ऊपर की तरफ देखिए वहाँ पे कि बैल कैसे चल रहा है, चक्कर लगा रहा है। हाँ, वो देखिए शेफाली जी, ऐसा लगता है जैसे एक बैल को ऊपर चढ़ाया हो। ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है बैल। देखिए कैसे बनाया, कैसे होगा इसके, जैसे शेफाली जी जो कि टिंडे, हमारे पंजाबी में इसको कू की टिंडे बोलते थे। अच्छा। हाँ, और जैसे जैसे ये बना रखी हैं, जैसे जैसे घूमता है वैसे घड़ी चलती है मेरे ख्याल में। ये घड़ी बना रखी है। कितना कुछ देखने को मिलता है, हम पुरानी चीज़ें देखते हैं। और अब हम शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाके देखते हैं, माथा टेकते हैं। चलो चलते हैं। शेफाली जी, हमने माथा टेका, बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत बड़ी, तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए हमको माथा टेकते टेकते। और यहाँ पे देखिए ना शेफाली जी, कैमरा तो लेके नहीं जाने देते, और यहाँ पे हम कुछ खरीदारी कर लेते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, हमारा स्टाफ है, हमारा घर है, यहीं से कुछ ले लेते हैं। चलो चलते हैं। जी चलिए प्रोफेसर साहब। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें दिखाई, जैसे कि शनि धाम दिखाया आपने, शनि शिंगणापुर दिखाया, शनि शिंगणापुर का रहस्य भी बताया, शिरडी साईं धाम के दर्शन भी करवाए, और सबसे बड़ी बात जो है गृहनेश्वर महादेव टेम्पल, जो आपकी मंजिल थी, उनके भी आपने 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए। और सबसे बड़ी बात कैलाश टेम्पल, यानी कि हम लोग सोच सकते थे कैलाश मानसरोवर हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप अपने गिफ्ट की तैयारी रखिए। जितने भी व्यूअर्स हैं जिन ने अभी तक बोला है कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए या फिर कैलाश टेम्पल गए, तो उन सबको जो है गिफ्ट पहुँचाए जाएंगे, और अगले एपिसोड में हम उनका नाम भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप इस जो एपिसोड को है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो घर बैठे ही सभी मंदिरों के दर्शन कर सकें, और जितनी भी मन चाही इच्छा है वो घर बैठे ही पूरी हो जाए आपकी। और हमारी यही कामना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो अगले एपिसोड के लिए हम जल्द ही आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।